मैं अर्जुन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं केमिस्ट्री माय ड्रीम में, जो मेरा नया चैनल है। इसी के थ्रू मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ और ख़ास करके जो मेरी प्रतिज्ञा है कि केमिस्ट्री की कोई भी समस्या हो, चाहे केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट कम हो या चाहे समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो सारी समस्याओं का हल के लिए मैं यहाँ तत्पर हूँ। तो इसीलिए मैंने केमिस्ट्री माय ड्रीम चैनल के माध्यम से आप सबों को, पूरे देशवासियों को, देशवासी के जो हमारे बच्चे हैं सबको केमिस्ट्री में, खास करके हायर क्लासेस जो 11-12 जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, उसके लिए मैं कोई प्रॉब्लम होने देना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए मैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर 2 है क्लास 12 के लिए, उसको कंटिन्यूड रखते हुए जो आज का लास्ट टॉपिक हमारा होगा वो है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विथ कॉन्सेंट्रेशन और कोल्हर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके पहले का जो टॉपिक था, जो लास्ट क्लास था हमारा, उसमें हमने कई फिजिकल टर्म्स जो है रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट, जो गुड कंडक्टर होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। चाहे वो रेजिस्टेंस हो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, कंडक्टेंस हो, कंडक्टिविटी हो, सेल कांस्टेंट हो, इवन मोलर कंडक्टिविटी, है ना, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कुछ फॉर्मूले भी डिराइव किए और उस सारे फॉर्मूले पर एक बार न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा आज का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और वो क्या है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विथ कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा है कोल्हर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो देखिए यहाँ पर वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लोग एक बार फिर से जान लें। वेरिएशन लिख लें, बल्कि, है ना, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विथ कॉन्सेंट्रेशन। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड में पूछता है कि हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी वेरी विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है जनरली पूछता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ की सहायता से जो है हम लोग वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विथ कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। तो ये ग्राफ जो होता है, ये देखिए यहाँ रूट अंडर सी, जो कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट है ना, वो हम लिखेंगे, और ये है मोलर कंडक्टेंस एट द गिवन कॉन्सेंट्रेशन सी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक बार जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये मान लेते हैं कि ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कहीं भी हम लोग मान सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया, और ये जो है सॉरी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कॉन्सेंट्रेशन C
और रूट अंडर कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो कहता है कि विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, पहले मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लूं, विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन मतलब जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा तो कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस की मोबिलिटी बढ़ती जाएगी। आयंस की मोबिलिटी मतलब मूवमेंट बढ़ता जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ता चला जाएगा। तो कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब आप कितना भी ये उसको डाइल्यूट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, मतलब रुक जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को हम लोग एक्सट्रापोलेट करते हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ाते हैं, कहने का मतलब विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, तो मोलर कंडक्टिविटी एक सर्टेन वैल्यू को रीच करता है जहां से फर्दर डाइल्यूशन अगर हम लोग करें तो कोई कंडक्टिविटी उसका नहीं बढ़ता है। तो वैसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन वही काम अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग करते हैं तो आप जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन बहुत कम होता है। तो यहाँ अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा दें तो कहता है कि इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है इस ग्राफ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो है वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये एक्स एक्सिस है जहाँ पर हम लोगों ने रूट अंडर सी लिया है जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, और इधर जो है वाई एक्सिस पर हमने मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कॉन्सेंट्रेशन सी लिया है। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ग्राफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट it is impossible to reach the limiting molar conductivity। ओके, तो कहता है कि इसके लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, जरा देखते हैं वो इक्वेशन कैसा है। ये इक्वेशन है मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे, माइनस देखिए यहाँ पर b रूट अंडर सी हम लोग लिखते हैं। ये स्मॉल b, यहाँ कुछ भी हो सकता है, हम स्मॉल b लिख सकते हैं, कैपिटल A लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल B भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये है क्या उसको हम लोगों को जानना होता है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग जरा इनक्लोज कर दें। देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिवाई हकल ऑन सेजर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डिवाई, ये डिवाई नाम के साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, डिवाई हकल ऑन सेजर इक्वेशन, ऑन सेजर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जो टर्म दिया हुआ है वो क्या क्या चीज़ बताता है भाई? तो देखिए ये जो है लैम्डा एम सी, दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन सी, एट कॉन्सेंट्रेशन सी, ठीक है। लैम्डा एम इनफाइनाइट ये क्या बतलाता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बतलाता है? लिमिटिंग मोलर
कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस जो भी बोल दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये रूट अंडर सी जो है मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये इसको बतलाता है। और बी जो आप देख रहे हैं स्मॉल बी, ये कहता है ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कहता है कि ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इस इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है। तो कहता है कि आखिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ लिख देंगे हम लोग कि फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of weak electrolyte, we use कोल्हर्स लॉ। यहीं पर जो है हम लोग क्या करते हैं, कोल्हर्स लॉ की मदद लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता भी है, 1 मार्क क्वेश्चन, कि व्हिच लॉ इज अप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आंसर क्या होगा? कोल्हर्स लॉ। तो कोल्हर्स लॉ को यूज करके हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो कोल्हर्स लॉ की बात करेंगे। तो इतना में जो है आपको 2 मार्क्स तक मिल जाएगा। जो हमने पहले क्वेश्चन बताया था कि हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वैरी विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके लिए जो हमने लिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और दोनों का हमने ग्राफ लिया है किसके किसके बीच में, मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कॉन्सेंट्रेशन C एंड रूट अंडर कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। तो इसको सारा एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है, और इस इक्वेशन को हम लोग जो है लिख लेते हैं। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब हम लोग आते हैं कोल्हर्स लॉ में। किस में आते हैं? कोल्हर्स लॉ। तो देखिए कोल्हर्स लॉ क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, क्योंकि काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो, खास करके कोल्हर्स लॉ के लिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, हेडलाइन दे देंगे आप, कोल्हर्स लॉ। अब ये कोल्हर्स लॉ का स्टेटमेंट भी होता है। वह स्टेटमेंट हम लोग एक फॉर्मूला से मालूम कर लेंगे। अभी मैं ये लिखता हूँ, देखिए कहता है कि ये कोई हम लोग, देखिए हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर जनरल इलेक्ट्रोलाइट AX/BY हम लोग लेते हैं। ये कोई जनरल इलेक्ट्रोलाइट है। तो कहता है कि इसको हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये जो X है ये चलाता है कोफिशिएंट में, ठीक है। ये जो है नंबर ऑफ मोल्स बताता है A का,
और y जो है नंबर ऑफ मोल्स बताता है B का। ठीक है, तो ये हम लोग लिखते हैं A y प्लस, क्योंकि इसकी वैलेंसी y है, A की वैलेंसी y और B की वैलेंसी x है ना, और प्लस हो जाएगा y इंटू हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर B टू दी पावर यहाँ पर x माइनस, बल्कि चार्ज कहिए, ये y प्लस और ये x माइनस हो जाएगा, है ना, एनाइन के फॉर्म में। तो यहाँ पर जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा तो एक केटाइन होगा और दूसरा क्या होगा, एनाइन होगा। तो आप A का जो बैलेंसी होगा वो Y होगा, तो Y प्लस में होगा, और B का बैलेंसी X होगा, जो यहाँ X माइनस होगा। ठीक है, तो ये हो गया कोल्हर्स लॉ के लिए एक एक्सप्रेशन हो गया, जनरल एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, अब आसानी से लिख सकते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज और आयनिक कंडक्टिविटी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। आयनिक कंडक्टिविटी इसलिए कि वो आयंस में है इसीलिए, अदरवाइज मोलर कंडक्टिविटी भी हम लोग बोल सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ केटायंस एंड एनायंस मल्टीप्लाइड विद देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। फिर से एक बार मैं बोल देता हूं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू the sum of molar conductivity of cations and anions multiplied with their numerical coefficient। तो ये इसका स्टेटमेंट भी हो गया, ये फॉर्मूला भी हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अब अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट अपना मन से कंसीडर कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमने ले लिया एल्युमिनियम कार्बोनेट, देखिए दिस इज एल्युमिनियम कार्बोनेट। ठीक है, अब एल्युमिनियम कार्बोनेट के लिए हम लोग जो है कोल्हर्स लॉ अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ A की जगह एल्युमिनियम हो गया, X की जगह 2 हो गया, B की जगह CO3 हो गया कार्बोनेट, और Y की जगह फिर 3 हो गया। तो ये चीज़ हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Al 3 प्लस, और प्लस हो जाएगा इधर 3 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CO3, 2 माइनस हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग कोल्हर्स लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं किसके लिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कहता है कि भाई इसको अप्लाई करके हम लोगों को क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालना है। तो देखिए एप्लीकेशंस में हम लोग देखेंगे, और एप्लीकेशंस ये देखिए, एप्लीकेशंस किसका, कोल्हर्स लॉ का एप्लीकेशंस। तो पहला एप्लीकेशन इसका वही है जो ऑनसेजर इक्वेशन से हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं मिला था, तो उसी में जो है फर्स्ट एप्लीकेशन इसका है कि जस्ट टू कैलकुलेट व्हाट मोलर कंडक्टिविटी of a weak electrolyte, this Kohlers law is applied। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में है टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट electrolyte,
by knowing the molar conductivities of corresponding strong electrolytes, देखिए तो कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, समझ दे देंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन दें या जीरो कॉन्सेंट्रेशन दें, कहीं कहीं पर ये जो ऊपर में जो है लेमडा एम इनफाइनाइट की जगह लेमडा एम जीरो लिखा हुआ रहता है। तो अगर जीरो हो तो क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या फिर अगर इन्फिनिटी रहेगा तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए तो ये हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि भाई अब इसमें हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमको निकालना हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमको एसिटिक एसिड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। ये क्या है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर चाहें तो लिख दीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, क्योंकि हमको तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो कहता है कि इसी के कोरस्पॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपका कंडक्टिविटी दिया हुआ रहेगा। तो क्या क्या दिया हुआ रहेगा, वी आर गिवन दैट, देखिए क्या क्या दिया हुआ रहना चाहिए। तो ये रहेगा दिया हुआ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COONA, ये रहेगा यहाँ देखिए गिवन। फिर क्या होगा, देखिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl, ये रहेगा आपका गिवन। फिर रहेगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, ये रहेगा आपका गिवन। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसका मोलर कंडक्टिविटी आपका दिया हुआ रहेगा। तो यूजिंग कोल्हर्स लॉ, इस तीनों में हम लोग कोल्हर्स लॉ यूज करते हुए, और हमारा एम क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहां लिख देंगे यूजिंग कोल्हर्स लॉ। जैसे ही हम लोग कोल्हर्स लॉ यूज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, लेमडा एम इनफाइनाइट फॉर CH3COONA क्या हो जाएगा, ये होगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और CH3COO माइनस और प्लस हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Na प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, लेमडा एम इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, बोलिए HCl के लिए, HCl इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और H प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और तीसरा जो होगा वो देखिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर क्या हो जाएगा, NaCl, और NaCl के लिए भी
उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेमडा एम इनफाइनाइट Na प्लस और प्लस हो जाएगा लेमडा एम इनफाइनाइट Cl माइनस, ये 3 हो जाएगा। अब इस तीनों इक्वेशन से हम लोगों को क्या निकाल लेना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 और 2 को ऐड कर देंगे क्योंकि एसिटिक एसिड 1 और 2 से आ जाएगा, और जो सरप्लस होगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो सरप्लस टर्म जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर जो है सिंपली हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन देखिए 1 + 2 - 3, ये सिंपल इक्वेशन है जो जनरली लोग जो है अलजेब्रा में मैथ वाले करते रहते हैं, तो आप भी कर सकते हैं आसानी से। 1 + 2 - 3 वी गेट। तो जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COOH मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है और निश्चित मिल जाएगा, क्या होगा इसमें कुछ टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपका आ जाएगा लेमडा एम इनफाइनाइट CH3CO माइनस और प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट H प्लस। तो वो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COOH। तो इस तरह से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन 1। अब इसमें एप्लीकेशन 2 पर हम लोग आएंगे। तो देखिए सेकेंड एप्लीकेशन आपको हम चाहें तो यहाँ बगल में लिख देते हैं, एप्लीकेशन 2 में देखिए यहीं पर हो जाएगा एप्लीकेशन नंबर 2। तो एप्लीकेशन 2 में देखिए क्या होगा, सेकेंड एप्लीकेशन इसका क्या है, इसमें कहता है टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी, कहीं कहीं डिसोसिएशन को आयोनाइजेशन भी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसके लिए आपके पास में है अल्फा इज इक्वल टू होता है लेमडा एम एट द गिवन कॉन्सेंट्रेशन बाय लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा कि लेमडा एम एट द गिवन कॉन्सेंट्रेशन आपका दिया हुआ रहेगा और लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको कोलहर्ट्ज़ लॉ से, है ना, निकाल लेना होगा। दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अल्फा मिल जाएगा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जैसे ही अल्फा मिलेगा तो आप जानते हैं K इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर C/1 माइनस अल्फा। इसको यूज करके कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, अल्फा यहाँ से निकाल लेंगे और हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू K मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा कोलहर्ट्ज़ लॉ भी खत्म हो जाएगा। उसका एप्लीकेशन पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे सारे न्यूमेरिकल्स भी बन जाएंगे। तो इस तरह से चैप्टर 2 का थ्योरेटिकल पार्ट आपका खत्म हो जाता है। अब एक दिन जो है मैं न्यूमेरिकल्स पर ही एक क्लास लूँगा, उसमें पूरी तरह से ये चैप्टर आपका सिलेबस वाइज खत्म हो जाएगा। आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा और धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी इसमें प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अब आपको कहीं कुछ फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बड़े बड़े प्लानिंग कर सकते हैं।
कंपटीशन का प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कंपटीशन तो केवल ड्रीम बन करके रह जाएगा। लेकिन उस ड्रीम को पूरा करने के लिए ही हमारा देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केमिस्ट्री माय ड्रीम। इसी के द्वारा आपके ड्रीम को भी मैं पूरा करवाऊंगा। लेकिन जितने भी बेसिक्स मैं दे रहा हूँ उसको पहले पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, फिर कंपटीशन किट्स पर मैं अलग से बात करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।